औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा वास्ता आज फिर थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए उनको डिस्कस करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन मैं आज समझाने लगा हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन तो मैं कुछ समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। मतलब यूँ समझ लें इनके बड़े या छोटे भाई थे वो, लेकिन इनसे उनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो आज हम इन डायरेक्ट क्वेश्चन को, कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। बेटा एक है हमारे पास अरेंज वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली। बहुत से बच्चे गलती करते हैं। अरेंज वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली वर्ड है हमारे पास माइलस्टोन, या मैनेजमेंट कर लेते हैं, माइलस्टोन को छोड़ दें आप। वर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट। वो कहता है इस वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें। वो लग जा, खैर आ जा करना है किस तरह से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। अल्फ़ाबेटिकली को उर्दू में बोलते हैं, बेटा सुनिएगा ज़रा, इस चीज़ को बोलते हैं अलिफ बाई तरतीब। तवज्जो के साथ थोड़ा सा, अलिफ बाई तरतीब का मतलब है कि अलिफ बे की तरतीब से। जिस तरह हमारे पास अलिफ बे एक तरतीब में है ना, उस तरतीब में हमने लिखना है। अब उस अलिफ बाई तरतीब को जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ए बी सी की तरतीब से, यूं समझ लें आप। जिस तरह हमारे पास ए बी सी लिखी हुई है ना, उस तरतीब से हमने इस वर्ड को अरेंज करना है। अब क्या मतलब है इसका? मतलब मेरा पुत्र ये है कि ए बी सी में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। हम क्या करेंगे, ए को सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद बी आता है, बी तो इधर है नहीं। सी आता है, वो भी नहीं है। डी आता है, वो भी नहीं। ई आता है, वो है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ई लिख लेंगे। ई के बाद हमारे पास आता है जी, हम जी लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास एम आता है, एम लिख लेंगे। एन आता है, एन लिख लेंगे। और टी आता है, टी लिख लेंगे। एन दो बार है, दोनों बार अलग अलग लिखेंगे। और उसके बाद क्या आता है, टी आ गया। ऐसे ही है। अब हमने इस मैनेजमेंट को कर लिया अल्फाबेटिकली अरेंज। वो पूछता क्या है, एम भी दो मर्तबा है, एन भी दो है। ये लो, अब राजी हैं? अच्छा, ये हमने मैनेजमेंट को कर लिया अरेंज। अब वो पूछता क्या है कि वो पूछता है व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर अरेंजिंग इट अल्फाबेटिकली। हमने मैनेजमेंट को अल्फाबेटिकली अरेंज किया है, बताइए उसका थर्ड लेटर कौन सा है? एक, दो और तीन, ई हो गया। ए को अलग अलग काउंट करना है, बेशक दो बार है। ये बात कान खोल कर सुन लें। ई बेशक दो बार है, अलग अलग काउंट होंगे दोनों बार। मतलब ये 1 है, ये 2 नहीं है, बल्कि ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है, और इस तरह से। सर अगर तीसरे नंबर पे आता तो हम ए को, हाँ, नहीं। अगर ए 4 बार भी है तो 4 बार अलग अलग काउंट होगा। ये है ना 3, 4, ये अलग अलग काउंट होंगे। और हम तीसरी मर्तबा भी ए ही बताएंगे, ठीक है। वो लाजमी ये नहीं पूछता, वो कहता है व्हाट इज द सेकंड लेटर, व्हाट इज द थर्ड लेटर, व्हाट इज द लास्ट लेटर, व्हाट इज द सेकंड लास्ट लेटर। घुमा के पूछ सकता है। जिस तरह से भी पूछे, तरीका यही है, मेथड यही है अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट का, ठीक है। इसमें कोई मसला है? इसमें मैनेजमेंट आता है, माइलस्टोन आता है, एक दो वर्ड और हैं वो लाजमी आते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और थोड़ा सा ट्रिक सुन लें। उसमें बच्चे गलती करते हैं काफ़ी, और उसकी समझ नहीं आती, टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है इंटेलिजेंस में टाइम बचाने की, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट हैं, और इस हिसाब से हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट 20 सेकंड का टाइम रिक्वायर्ड है। 20 सेकंड एक क्वेश्चन के हिस्से में आती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 1-1 मिनट से ऊपर चले जाते हैं, कुछ ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो 2 सेकंड में हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने टाइम को मैनेज करना है। और मैं ये बता दूं आपको, कोई जितना मर्जी फन्ने खान हो, जितना मर्जी वो इतना नॉलेज वाला कोई आइंस्टाइन हो ना, जो वर्बल है ना, उसमें अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है एक तरीके के साथ, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, सॉल्व करके टिक लगा रहा है ना, कभी टाइम नहीं पूरा होता। टाइम उसका पूरा होता है
जो बी डी वाला जुगाड़ लगाता है, तुक्के, ठीक है, तुक्के लगाता गया और फिर 30 मिनट क्या 10 मिनट में टाइम पूरा हो जाता है। जो सॉल्व करके आता है ना, मैं खुद भी सॉल्व करने बैठो तो मुझसे नहीं होता 30 मिनट, मैं तकरीबन 85, ये मेरी मैक्सिमम रेंज है, 85 80 पे होता हूँ, टाइम खत्म हो जाता है। मैंने कई बार कोशिश की है, 85 तक गया हूँ अगर मैं सॉल्व करूँ तो। हालांकि ये तो मेरे अब बाएं हाथ का खेल है ना, प्रैक्टिस हो के अब तो मुझे याद हो चुकी है ये सारी चीज़ें। अगर मैं क्वेश्चन आता होता है उसके बावजूद भी मैं सॉल्व करता हूँ ताकि पता चले कि कितना टाइम लगता है। सॉल्व करके जाऊँ तो 85 तक है। तो बेटा कोशिश करनी है, टाइम ज़रूर मैनेज करना है। वर्बल में, नॉन वर्बल में टाइम खुला है, एकेडमिक में टाइम तो बेशक आराम से जितना मर्जी सोच के कर लें, जितना मर्जी सोच के कर लें, 10 मिनट तो बच ही जाते हैं, 5-10 मिनट उसमें पक्के बच जाते हैं एकेडमिक। अब वो पूछ रहा है ईरान का कैपिटल, आपको क्या चीज़ सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, आगे भाग जाएंगे, वो तो 5 सेकंड की बात है। ऐसे ही है ना, सोचने वाली बात इधर है। अच्छा, तो बात ये है कि ना, अब वो क्या करता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट करने की इंतहा दर्जे की कोशिश करता है। लेकिन हमने भी थोड़ी सी अयारी, मकारी और चालाकी का मुजाहरा करना है, हमने अपना टाइम बचाना है। वो करता क्या है बेटा, वो कहता है अगर ये मेरे पास ABC है, ABCDE, अब A इस तरह पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये 5वें पे है, और इस तरह से ABC को नंबर दिए गए हैं सबको। हमारे पास जो Z होगा वो कितने नंबर पे होगा? 26 नंबर पे होगा, ठीक है। अब वो पूछता क्या है, वो कहता है नंबर दे देता है, कहता है 16, 10, 9, 1 एंड 26। इससे एक वर्ड बनाए, क्या वर्ड बनता है? ठीक है सर, ये आपने कराया। अब क्या करना है हमने, अब मसला हमारे लिए ये बन जाता है कि हमें ये नहीं पता चलता, हम A से स्टार्ट करके लेके जाते हैं 16 को भी, उसके बाद A से स्टार्ट करके लाए जाते हैं, और अगर वो 26 नहीं देता, 23 दे देता है, तो हमने तब भी A से स्टार्ट करना होता है। बेटा कोशिश करें टाइम बचाएं। कैसे टाइम इस तरह बचाना है मेरा पुत्र, आप लोगों ने वो जरा सुन लें। ABC में ना, ये तो आपको पता भी होगा कि A पहले नंबर पे आता। कितनी मुश्किल बात मैंने बता दी है, शायद आप लोगों को समझ भी ना आई हो कि A पहले नंबर पे आता है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि जो Z है वो आखिरी नंबर पे आता है। 26 टोटल लेटर है तो वो 26 नंबर पे आता है। अब ये यहाँ तक बात याद हो जाएगी 2-3 दिन में, हैं? अच्छा, अब याद क्या करना है? याद मेरा पुत्र ये करना है कि जो हमारे पास ये है ना, वो 10वें नंबर पे है, ठीक है, और जो हमारे पास T है ना, वो 20 नंबर। अब T से 20 याद कर ले। T से क्या बनता है? 20, इसको याद कर ले। अब रह सिर्फ जुगे में से एक ये गया है। छोटे होते ना, एक मुहावरा बोलते, मुहावरा नहीं, एक मजाक करना, बच्चे सवाल करते थे के पंजाबी में ना क्या को बोलते हैं, के क्या को बोलते हैं पंजाबी में? तेरा नाम के है, तेरा नाम के है, ऐसे बोलते हैं हमारे एरिया में। तो बच्चे सवाल करते थे ABC का 11वां लफ्ज के है, मतलब वो दरअसल ये पूछ रहे होते थे कि ABC का 11वां लफ्ज कौन सा है। अब अगला जवाब देता था के, वो कहते था कि के का मतलब तो क्या होता है, बताओ 11वां लफ्ज कौन सा है। मतलब वो घुमाते थे, इस तरह का एक लतीफा बना हुआ था हमारे पास। अब 11वां अगर के है तो 10वां हमारे पास डी हो जाएगा। क्या ख्याल है? इससे ये याद कर लें, ये बात सुनाने का मकसद ये था। अब ये रॉकेट साइंस है जो दरियाफ्त करते हुए और इसको साबित करते हुए न्यूटन की डेथ हो गई थी, ठीक है, सोच सोच के कि ए पहले नंबर पे आता है, ये 10वें पे आता है, टी 20वें पे आता है, और जी किस पे आता है? 26 पे आता है। अब हमने करना क्या है, अपना टाइम किस तरह बचाना है? बेटा वो कहता है कि 16, 10, 21 और 4 इससे वर्ड बनाए।
जब वो 4 कहेगा तो अपने ए से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ए बी सी और डी। तो 4 हमारे पास क्या बन रहा है, डी बन रहा है। जब वो 16 कहेगा तो अपने ए से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करनी, अपने जे से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, अपना टाइम बचाने के लिए। आ रही है समझ? तो जे से स्टार्ट करें तो कौन सा बनता है, 16 लेटर, पी बनता है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया पी। 16 उसके बाद अगर 10 को 16 वाला सॉरी, अगर हम 10 को करें जी। तो 10 वाला जे बन गया, 21 हमारे पास यू बन गया। ये आंसर आ गया इसका। टाइम बचा या नहीं बचा? जी। तो इस तरह से आपने टाइम को बचाना है जी। वो नंबर देगा और नंबर से वो क्या कहेगा कि आपने जी बनाना है वर्ड। इसके अलावा वो क्या करता है, इसी क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन का एक छोटा भाई भी है, वो क्या है, वो बड़ा शरारती है। वो कहता है कि बताएं ए बी सी में 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। 13 लेटर ऑफ अल्फाबेटिक। वो पता है क्या करता है, वो करता है एम एंड एन, ठीक है, वो करता है एम एंड पी, ठीक है, वो करता है एम एंड क्यू, और वो करता है एम एंड एम। बताएं कौन सा? एम एंड एम। एम है और एम ही है, चाहे ऊपर से नीचे स्टार्ट करें, चाहे जेड से ऊपर चले जाए, 26 से पीछे चले जाए, या 1 से इधर आ जाए, दोनों तरफ से एम ही हमारे पास 13 लेटर बनता है। तो इसका आंसर एम एंड एम है। क्या इसका आंसर? 13 की बात कर रहा हूं, सॉरी 13 लेटर। तो हमारे पास क्या बनेगा, एम एंड एम। ये आप क्वेश्चन बार बार आता है, बच्चे क्या करते हैं, एम एंड एन लगा देते हैं। वो इसलिए कि वो नीचे से ऊपर से नीचे काउंटिंग करते हैं, शायद उधर से एन बनेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये एम एंड एम आता है। इस टाइप के जो आज के हमारे टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है ना, इस टाइप के तकरीबन आते हैं क्वेश्चन। मेरे अंदाजे के मुताबिक 8 से 9, 9 से 10 इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक कोडिंग डिकोडिंग वाला है, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। और एक अरेंजिंग ऑफ वर्ड है कि जंबल उसने दिया होता है वर्ड का, उल्टे पुल्टे उसने लेटर दिए होते हैं, और वो कहता है कि इसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करें। अरेबियन वाला बार बार आता है, ठीक है। ब्यूटी को उसने अरेंज करना होता है, ब्यूटी के स्पेलिंग उसने डिस्पर्स किए होते हैं और हमने उसको अरेंज करने होते हैं। और फिर वो कहता है कि आफ्टर अरेंजिंग इसका लास्ट लेटर बताएं, तो वो वाई बनता है ब्यूटी का लास्ट लेटर, ठीक है। इसके अलावा वो तेहरान के बारे में पूछता है, तेहरान के स्पेलिंग उसने मिक्स किए होते हैं, और वो कहता है कि बताएं जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये किस चीज़ का नाम बनता है। तो ये हमारे पास सिटी का नाम बनता है तेहरान, ठीक है। उसके बाद अरेबियन का आता है। अब अरेबियन हमारे पास क्या है, सी है, ठीक है। तो अरेबियन के स्पेलिंग उसने मिक्स किए होते हैं और आपने उसको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। जी बेटा, आज के जो ये वाले टॉपिक 2-3 पढ़े हैं, इसमें अगर किसी को कोई मसला तो पूछे। सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, एम एंड एन क्या मतलब, क्या कंफ्यूजन? अगर 16 पी है तो और 16 ओनली जो 3 नंबर ये से ले जाएं, ये से ले जाएं। ये कौन सा है? जे 10वां के एल एम एल। 13 नंबर पे क्या आ रहा है? 13 पूछा, 16 नहीं पूछा। जी सर, सिर्फ एम लिखेंगे ना, फिर एम दोबारा क्यों लिखेंगे? अगर 26 से आप वापस आते हैं, उधर से 30 नंबर वाला काउंट करते हैं, तो फिर भी एम ही बनेगा दोनों साइड से। 26 से इधर लगे हैं या 1 से इधर चले जाएं। 13 नंबर हमने यहाँ से अगर 1 2 3 स्टार्ट कर लें, यहाँ से 1 2 3 स्टार्ट कर लें, जिस तरफ से मर्जी आ जाए, यही हमारे पास एम ही आएगा आंसर। ये 2 बार भी एम ही लिखा हुआ तो एम ही है ना। 1 बार हो 2 बार हो 13 एम बन रहा है तो बात ही खत्म, मसला तो है ही कोई ना। सर अगर एम सर ब्लड रिलेशन का कोई समझा, ब्लड रिलेशन समझाऊं? तो मैं सर के ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वो मैं आपको इसलिए नहीं समझाता कि आपको समझ को नहीं। उसके 2-4 क्वेश्चन आते हैं तो आते बड़े आसान हैं, लेकिन उसका जो तरीका है ना, वो तरीका बड़ा मुश्किल है। उसकी ट्रिक जो है वो ट्रिक बड़ी मुश्किल है, वो प्रैक्टिस मांगती है। और आप लोग इतने सुस्त हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी कोई नहीं है, ठीक है। करोगे? समझा दूँ? पक्की गल है। अच्छा बेटा, ब्लड रिलेशन उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो जरा सुनो, ठीक है। उन पॉइंट्स को माइंड में रख के
तब हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे। अगर वो पॉइंट आपने भुला दिए तो गलत खत्म। पहला पॉइंट, जी पहला पॉइंट ये है ब्लड रिलेशन का कि हमेशा 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 उसमें कोई दूसरी शादी वाला कंसेप्ट नहीं। ये नहीं सोचना आप लोगों ने कि ये तो उसकी दूसरी बीवी का बेटा हो सकता है। आपने पता है कि ब्लड रिलेशन है क्या, पहले जरा सा वो सुन लें बेटा। वो कुछ ना रिश्ते देता है घुमा शुमा के, आपकी फुफ्फी की, ताई की, चाची की, मासी का बेटा आपका क्या लगता है, इस तरह करके वो सवाल करता है। अब आपने ये नहीं कहना कि वो जी उसकी दूसरी बीवी हो सकती है, ठीक है, या फिर उसकी तीसरी बीवी का बेटा हो सकता है, ये बात उसमें कोई नहीं है। देयर इज नो डबल मैरिज कॉन्सेप्ट, कोई दूसरी शादी नहीं है, एक ही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, नो डबल मैरिज। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जेंडर का कोई पता नहीं है। जब तक वो जेंडर ना बताए, नाम बेशक किश्वर है, वो लड़का भी हो सकता है, जब तक वो खुद ना बताए कि वो लड़का है या लड़की है। अगर वो कहता है कि किश्वर जा रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि क्या नाम है आपका, राफे जा रही है, तो आपको लड़की मानना पड़ेगा उसको, ठीक है। नाम की बेस पे जेंडर डिफाइन नहीं करना जब तक वो खुद ना कहे। वो कहेगा कि राफे इज द सिस्टर ऑफ फलां, फिर आपने सिस्टर से अंदाजा लगाना है कि राफे लड़की है। अगर वो कहता है कि किश्वर इज द ब्रदर ऑफ अली, तो आपने ब्रदर से अंदाजा लगाना है कि किश्वर लड़का है। बेशक नाम जिस तरह के मर्जी हो, नाम से कभी जेंडर डिफाइन नहीं करना। पहली बात ये हो। दूसरी बात, ठीक है, नो जेंडर डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक हो गया। अब तीसरी बात क्या है बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमारी माँ की तरफ से क्लोजली होते हैं। हम इंग्लिश में ना ये बड़ा अजाब है कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि बंदा भी बंदा है और खोता भी बंदा है, ठीक है। बात यूँ कुछ यूँ है कि अब अंकल खालू को भी बोलते हैं, ठीक है, अंकल मामू को भी बोलते हैं, अंकल चाचू को भी बोलते हैं, अंकल फूफा को भी बोलते हैं। अब ये सारे अंकल ही। आंट की बात कर लें, खाला आंट है, ठीक है, चाची आंट है, उसके बाद फूफी आंट है, उसके बाद तीसरी क्या है, मतलब मामी, ठीक है, ये सारी आंट में आ जाती। अब इस तरह से हमने कोई जुगाड़ लगाना है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये खालू है, ये चाचा है, ये मामा है, ये ताया है, ये क्या है। दो चीज़ें हमें अंग्रेज बता देते हैं आसानी के लिए हमारे। एक है मैटरनल वर्ड और एक है पैटर्नल वर्ड। व्हाट इज मैटरनल एंड व्हाट इज पैटर्नल, सुनिएगा जरा। मैटरनल जो माँ की तरफ, क्या बात है, अच्छा सुनो, हाँ ऐसे ही होता है। ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है। अब सुनिएगा जरा, मैटरनल वो रिलेशन है जो इस एम मतलब मदर की वजह से है। ये निशानी है, एम को मैंने क्यों हाईलाइट किया है, आपको याद रखने के लिए, ठीक है। और पैटर्नल बेटा जो आपके फादर की रिलेशन से है, उनको हम बोलते हैं पैटर्नल। अब मैटरनल आंट का मतलब है आपकी खाला, ठीक है। मैटरनल अंकल का मतलब है आपका मामू या आपका खालू। अब कुछ आसान हो गया, पहले 4 कंफ्यूजन थी, अब मामू और खालू में कंफ्यूजन है सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा अगर पैटर्नल की बात करें तो पैटर्नल फादर क्या है, सॉरी पैटर्नल फादर बोलते हैं ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं दादा को, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं, बता नाना को।
नाना को, ठीक है। और पैटर्नल अंकल किसको बोलते हैं, बाकी चुप रहेंगे। पैटर्नल अंकल चाचू को। वेरी गुड, हो गया, शाबाश बेनू। तू बता। मामू। मामू को बोलते हैं। मैटरनल मदर, मदर की तरफ से जो अंकल है वो आपका मामू है। और पैटर्नल अंकल पैटर्नल चाचू को। चाचू को, ठीक हो गया। अब इस तरह से आपके पास ये रिलेशन बन रहा है। ये एक चीज ये हो गई आपके पास, ठीक है। अब हमने ब्लड रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन में ही वो हमें बताएगा कि क्या करना है। पहले तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते थे, वो मैं आपको वो वाले क्वेश्चन समझाता हूँ। एक और निशानी रख लें आपकी आसानी के लिए। चलें इसको छोड़ दें, ये लेवल ऊपर हो जाएगा। ए इज द ब्रदर ऑफ एस। ए जो है वो एस का भाई है। अब मुझे बताएं ए का जेंडर क्या होगा, ए लड़का है या लड़की है, लड़का है क्योंकि ब्रदर है। एस का क्या जेंडर होगा, सिस्टर नहीं, कुछ भी हो सकता है, ब्रदर कुछ भी हो सकता पता नहीं है। चलिए सर शुरू कर। ए का तो हमें पता चल गया कि ए हमारे पास मेल है, लेकिन एस, अब एस भाई भी हो सकता है और बहन भी। अब सुनिएगा, वो कहता है कि एस इज द मदर ऑफ। अब हमें पता चला कि एस क्या है, फीमेल है, क्योंकि वो मदर है किसकी, आगे जो भी हमें बताएगा। एस इज द मदर ऑफ पी। अब हमें एस का जेंडर पता चल गया कि एस क्या है, हमारे पास मदर है और उसका जेंडर क्या है, वो फीमेल है, ठीक है। अब एस मदर किसकी है, पी की है, तो वो हमारे पास इधर आ गया पी। अब हमें पी का कोई जेंडर नहीं पता, ठीक है। अब वो पूछता क्या है, वो पूछता ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड पी, ठीक है। अब सुनिएगा, ए जो है वो एस का भाई है और एस जो है वो पी का बेटा या बेटी है, कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, बताएं जरा। वो पी जो होगा उसका मामू होगा। ठीक है। अब अगर पी ए का क्या लगता है ये बताएं। पी जो है वो ए का क्या लगता है, और नहीं, ए पी का मामू है, पी ए का क्या लगता है, भांजा या भांजी। जेंडर नहीं पता, नीफ्यू या नाइसी, कुछ भी हो सकता है। वो जेंडर हमें नहीं पता सर, उधर फिर जेंडर नहीं पता तो उधर वो नीफ्यू आगे कॉमा डाल के दूसरा जेंडर भी देगा, कुछ भी हो सकता है। अब वो कहता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है, लड़के से, कि तुम मेरे भाई की बहन के बेटे हो। क्वेश्चन जरा सुने, तुम मेरे भाई की बहन के बेटे हो। मेरी मामू ही हुआ यार सोचने वाली बात है, उसके भाई की बहन है तो उसकी भी बहन लगती है जाके, मतलब डायरेक्ट वो उसकी बहन का बेटा है तो उसका क्या लगा जाके, अंकल। ऐसी बात ही है ना, अंकल ही जाके लगता है, मामू ही लगता है ना जाके। मटेरियल, मैटरनल अंकल, मटेरियल नहीं। अच्छा, उसके बाद एक आदमी तस्वीर की तरफ इशारा करता है, ठीक है, तस्वीर लगी हुई है और उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि ये सामने जिस बंदे की तस्वीर है ना, वो मेरे बाप का इकलौता बेटा है। इकलौते का क्या मतलब होता है, एक ही है। ये सामने जिस बंदे की तस्वीर है वो मेरे बाप का इकलौता बेटा है। बताएं वो तस्वीर किसकी, उसकी अपनी है। अगर उसके बाप का बेटा है और वो एक है तो वो तो खुद खड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अगर सॉल्व किए जाए तो। बाद औकात वो कहता है ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए जो है वो ब्रदर है बी का, ठीक है। फिर वो कहता है ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब है कि ए जो है वो सिस्टर है बी की। आ रही है समझ। अब बी का हमें नहीं, अच्छा वो कहता है सी प्लस ए प्लस डी का मतलब है
ए जो है वो मदर है डी की। अब वो कहता है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय, यहां पे चलें आप कर लें, चेंज कर लेते हैं, सी डी कर लें और यहाँ पे आप कर लें ई एफ कर लें, ई एंड एफ। अच्छा, वो कहता है ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, और उसके बाद वो क्या देता है प्लस एफ, इनके बिटवीन रिलेशन बनाए, मतलब ए और एफ का क्या रिलेशन है। अब सुने जरा, ए बी का ब्रदर है, ठीक है, और जो बी है वो सी की क्या है, सिस्टर है, ऐसी बात है। मतलब ए बी का ब्रदर है और बी सी की सिस्टर है, तो इसका क्या मतलब है, ये तीनों बहन भाई हैं। आ रही है समझ। और जो एफ है वो क्या है, सी जो है वो एफ की माँ है। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है एफ और ए के बिटवीन, तो ए एफ का क्या लगा जाके, मामू। ए एफ का क्या लगता है जाके, क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं ब्लड रिलेशन के। ये पहली बार समझ में नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तो समझ में आ जाएंगे। जी ब्रेक है।